जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मैं अनम्यूट पे ही थोड़ा सा पढ़ा गया। चलें, आई रिपीट अगेन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी जी, अब आएगी आवाज, अब आ रही होगी ना। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा बेटा देखें, यहाँ पे अगली जो थी, एवेल्युएट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। बेटा अब आ रही है। जी, थैंक यू। ओके, अब आप देखिए, एवेल्युएट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। तो यहाँ पे आपके पास है, द अक्यूज्ड साइंड द कॉन्ट्रैक्ट बट डिड नॉट रीड इट। ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है। अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसमें कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, एंड का है, और क्या है, इफ कंडीशन है, बाई कंडीशन है, कौन सा है। ठीक है, फिर ही आप उसकी ट्रूथ वैल्यू। सबसे पहले तो आपको बोला अक्यूज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, दो बात जो है दो सेंटेंस में कवर हो रही है ना। पहले उसके साइन की बात हो रही है, फिर उसने उसके रीड की बात हो रही है। इसका मतलब दो डिफरेंट प्रपोजिशंस को आपस में ज्वाइन किया गया है। और ये क्या है आपके पास, कंपाउंड प्रपोजिशन है। अब लॉजिकल ऑपरेटर ढूंढना है कौन सा है। द accused signed द कॉन्ट्रैक्ट बट डिड नॉट रीड इट। अब इसका मतलब बट जो था आपने पीछे भी इस्तेमाल किया है कि ये एंड की तरह ट्रीट होता है। ठीक है। तो एंड की तरह ट्रीट किया जाता है इसको, मतलब बट का मतलब एंड ही है। सो द accused signed द कॉन्ट्रैक्ट एंड accused डिड नॉट रीड इट, अगर मैं इसको सिंपल में करना चाहूँ तो ये आपके पास इसका मतलब accused signed द कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसको आप स्प्लिट कर लेंगे पी में ना, पहला हिस्से को accused signed द कॉन्ट्रैक्ट। और जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड इस्तेमाल किया गया, बट की जगह एंड, या बट की जगह एंड, या एंड की जगह बट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, नेगेशन है। नेगेशन ऑफ व्हाट, नेगेशन ऑफ क्यू। ये क्यू क्या होगा, इसका मतलब अक्यूज रीड रेड इट है ना। ये अक्यूज रेड दी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपके पास जो है, इसका नेगेशन क्या हुआ, अक्यूज डिड नॉट रीड दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो डिफरेंट, आपको पता चल गया ना। तो यहाँ नॉट लगा हुआ था ना, तो ये यहाँ से बट डिड नॉट रीड इट से आपने इसको यहाँ बनाया ना, ये है। तो अब पी क्या है, क्यू साइन दी कॉन्ट्रैक्ट, और क्यू नॉट आपके पास क्या बन जाएगा, नॉट यानी कि नेगेशन का लगा के, द क्यूज डिड नॉट रीड दी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ज्वाइन करें पी एंड क्यू को, तो एंड में बट की जगह एंड, या एंड की जगह बट, दोनों एक ही तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये सिंबल हुआ। तो इसमें क्या टैक्टिस है, आपको सीखने का क्या स्किल चाहिए, आपको इसको सिंबलाइज करना है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि कैसे उसको बनाना है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये बनी। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखें, द क्यूज जो है साइन द कॉन्ट्रैक्ट बट डिड नॉट रीड इट, ये बना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है ये एंड ऑपरेटर है, और एंड ऑपरेटर की ट्रुथ वैल्यू पता है अभी कब एंड क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगी, ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है भाई। ये फिंगर टिप्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब आप देखें, आपने क्या किया, पी और क्यू का ये ट्रूथ टेबल बनाया, आपको पता है यही बनता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रू ट्रू बोथ ट्रू, ट्रू, दिस फॉल्स एंड दिस ट्रू, दोनों फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल आपने बना लिया। अब आगे जो ऑपरेटर कह रहा है वही, उसके मुताबिक ही आप चलेंगे, आगे जो ऑपरेटर कह रहे हैं उसके मुताबिक ही चलेंगे। ठीक है। जी जी। अच्छा बेटा, नेट इशू होगा, ये स्टेबल हो जाती है, कोई इशू नहीं। ये आपकी तरफ ना हो, मेरी तरफ भी हो सकता है वैसे। हो जाती है बेटा। अच्छा, अब आप देखिए बेटा कि इसके लिए पी तो हमारे पास है ना, तो ये एंड लगा के हमने नॉट क्यू बनाना है। पहले इसका मतलब नॉट क्यू चाहिए हमें। ठीक है, क्यू है लेकिन नॉट क्यू नहीं है, इसलिए पहले क्या किया, नॉट क्यू बना लिया। अब क्यू का नॉट क्यू कैसे बनता है, उसको सिंपली आपने रिवर्स करना है। ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसका उलट, इस टेबल का उलट, वो नॉट क्यू बन जाएगा। तो ये नॉट का ऑपरेटर बनाने का ये तरीका था। ठीक है, अब आपके पास नॉट क्यू आ गया, दोबारा से देख लें कैसे बना। ठीक है, ये जो टेबल की ट्रूथ वैल्यू है, इसको ये रिवर्स हो जाएंगी, जो ट्रू है वो फॉल्स बन जाती है, जो फॉल्स है वो ट्रू बन जाती है, तो वो नॉट क्यू बन गया आपके पास।
तो वो जो भी प्रपोजिशन हो नॉट के साथ इस तरह से आ गया। अब आपके पास एंड दिस पी एंड दिस। अब इसको और इसको देखना है, इसको भूल जाना है बीच में से, ठीक है। पी, अब आपको पता है एंड है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स है, यही रूल है ना। ट्रू फॉल्स फॉल्स होगी, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, अदरवाइज फॉल्स अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके पास दिस वन में ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरह से इसकी ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट्स की बनानी है। बाकी भी हो जाएगा, पेशेंट हैज फीवर एज वेल एज सोर थ्रोट जो है उसका, ये भी इस तरह से आप कर लेंगे, उसी तरह से एग्जाम्पल्स है। आगे है ट्रिपल कंजंक्शन। तो बेसिकली यही है कि आपने इनका वो रखना है कि कौन सी जो है वो किस कंडीशन में ये ट्रू होती है, बस हर ऑपरेटर का ये हिसाब है। देखिए ये था कि इस ट्रिपल कंजक्शन के लिए कि अगर आपके पास थ्री स्टेटमेंट आ जाती है तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा भाई। तो थ्री स्टेटमेंट पी क्यू आर हो गई, उनके दरमियान एंड लगा हुआ है, देखिए एंड लगा हुआ है, कंजक्शन है। तो अब उसका ट्रूथ टेबल, अब आपको बताया कि इसकी टू पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टू पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टू पॉसिबिलिटी, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो जाएगा, एट पॉसिबिलिटी। ठीक है, एट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, टू मल्टीप्लाई देखो मैं इसको, टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एट। ठीक है, ये आपके पास एट पॉसिबिलिटीज बनी टोटल। टोटल एट एट पॉसिबिलिटीज जो हैं, एट पॉसिबिलिटीज बन गई ना। अब आपके पास पहली स्टेटमेंट जो है और दूसरी और तीसरी, तीन स्टेटमेंट को लेके चलना है ना, जिस तरह पहला फोर। अब ये क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसको बनाने का वही मेथड जो मैं आपको बताया था, कि टोटल एट है, एट को आप डिवाइड कर दें जी, एट को डिवाइड कर दें, एट डिवाइडेड बाय जो आपने आपकी ईच स्टेटमेंट जो है, ईच प्रपोजिशन की पॉसिबल चॉइसेस वो क्या है, ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकती है। इसको आप टू से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो फोर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये फोर के इक्वल आ जाता है, ये फोर के इक्वल आ जाता है आपके पास। सॉरी, तो ये फोर के इक्वल आ गया। अब फोर के इक्वल आ गया, इसका मतलब टी को आपने क्या करना है, फोर टाइम लिखा, वन टू थ्री फोर, और एफ को भी आपने फोर टाइम लिखा, वन टू थ्री फोर। अब जो फोर आया हुआ है उसको दोबारा अगर आप टू पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर टू आ जाएगा। इसका मतलब आपने टी को दो दफा लिखना है, एफ को भी दो दफा, खत्म हो गया, दोबारा से टी को दो दफा और एफ को भी दो दफा। अब उस तीसरे को आपने को जो बचा हुआ रिजल्ट है उसको दोबारा, यानी कि हर बचे हुए रिजल्ट को हर दफा दो पे ही तकसीम करेंगे, तो डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो वन आ गया ना, तो हर एक को वन टाइम लिखा आप। ठीक है, तो इससे आपके पास जो है वो ट्रूथ टेबल बन जाएगा। अब एंड लगाया, तरीका वही है। अब ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई जिसमें तीन प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही है। अब ये कब ट्रू होगी भाई, जब सब ट्रू होंगी तो ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स होंगी। ठीक है, सब ट्रू होंगी तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, तो कंजक्शन यही कहती है कि दो हैं तो दो ट्रू होंगी, ट्रू है तो फॉल्स है। तीन स्टेटमेंट है, तीनों ट्रू होंगी तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। फोर स्टेटमेंट आ जाती है, एस भी शामिल कर देता हूँ, तो चारों की चारों अगर वो ट्रू है तो ट्रू होंगी, अदरवाइज वो क्या होंगी, फॉल्स होगी। तो ये वो उसका ट्रूथ टेबल की सेटिंग है। नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं डिसजंक्शन की तरफ। डिसजंक्शन में आपने ये ख्याल करना है कि देखिए वही इसका ट्रूथ टेबल दिमाग में होना चाहिए कि ट्रूथ टेबल की पहली पहली बात जो है, तो आपको जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट उसको पता पता चलना चाहिए ये कंजंक्शन बना रही है, डिसजंक्शन बना रही है, कौन सी बना रही है। ठीक है, वेरी सिंपल है और कोई इस तरह मुश्किल नहीं है, आपको साफ पता चलेगा। देखिए दो स्टेटमेंट के दरमियान एंड आता है तो कंजंक्शन बन गई। ठीक है, एंड आया था, और अगर और आ जाता है ना, ये अक्कर हो या ये अक्कर हो, और मतलब या का, तो अगर वो या वाला ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब वो डिसजंक्शन है। ठीक है, ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, डिसजंक्शन कहलाती है जिसके दरमियान क्या हो, जो और इस्तेमाल कर रही होती है। गिवन टू प्रपोजिशन पी एंड क्यू, सो ये आपके पास और इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये वाला और आइदर और बोथ प्रपोजिशन आर ट्रू और फॉल्स, ओनली बोथ प्रपोजिशन आर। अब ये वो कंडीशन बता दी कि वो ट्रूथ टेबल में कब वो ट्रू होंगी कब वो फॉल्स होंगी, डिसजंक्शन।
डिसजंक्शन क्या कहती है? डिसजंक्शन कहती है एट लीस्ट वन स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। एट लीस्ट वन स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो ट्रू है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एक ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाएं तो वो ट्रू होएगी, अदरवाइज वो फॉल्स होएगी। अब ये डिसजंक्शन का आपने दिमाग में बिठा लेना है। कंजंक्शन क्या कहती है? दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। डिसजंक्शन क्या कहती है? एटलीस्ट वन ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है, फिर ये याद रहेंगे। कंसिडर द कंपाउंड स्टेटमेंट, द अक्यूज्ड में रिसीव फाइन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, फाइन हो सकता है और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अच्छा, अब ये जो और है ना, ये वाला और, इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है बेटा। एक आगे भी आ रहा है और, एक्स और, इसको ये भी डिसजंक्शन ही है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्स से मुराद एक्सक्लूसिव और, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब होगा क्या कि ये वाला जो बेटा और है ना, ये वाला, ये है कि दो प्रपोजिशन कंबाइंड इकट्ठी भी हो सकती है। देखें, एक को फाइन किया या उसको जेल हो सकती है। ठीक है, तो आप बताएं दोनों काम भी हो सकते हैं? बिल्कुल, दोनों काम भी हो सकते हैं। अगर दो प्रपोजिशन एट सेम टाइम अकर हो सकती हैं, इसका मतलब बोथ कैन अकर, बोथ प्रपोजिशन। ठीक है, डिसीजन के आइदर और बोथ प्रपोजिशन के दोनों की अकरेंस जो है वो होगी। अब यहाँ पे एक्स और में क्या है? इसमें ज्वाइंट अकरेंस नहीं है। ठीक है, बस ज्वाइंट अकरेंस नहीं है और ही, लेकिन उसमें ज्वाइंट अकरेंस नहीं है। ठीक है, बड़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस वाला जो हमने कह रहे थे। ऊपर वाला है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। अगर हमने ये डिस्कस नहीं किया और म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली, तो घबराने की बात नहीं है। आप देखिए, एग्जाम्पल से डिस्कस हो जाएगा। अक्यूज इज आइदर गिल्टी और इनोसेंट। भाई गिल्टी हो सकता है या इनोसेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई अक्यूज दोनों ही हो सकता है, गिल्टी और इनोसेंट दोनों ही है, ऐसा नहीं है ना। तो उसका मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये ज्वाइंटली अकर्स नहीं हो सकती किसी एक के लिए। ठीक है, टीवी ऑन है या ऑफ है ना, स्विच ऑन है या ऑफ है, ऐसा नहीं है दोनों ही चीजें हो, ऑन भी हो ऑफ भी हो। ठीक है, ये वो वाली फॉर्म है, जैसे हमने कहा कि वैक्सीनेटेड है नॉन वैक्सीनेटेड है। ठीक है, नेट कनेक्टेड है नॉट कनेक्टेड है, पास है फेल है, लाइव है डेथ। ठीक है, तो ये दोनों आपको आपको को समझ आ रही है कि ये दो स्टेटमेंट है जिसमें और लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों इवेंट एक साथ इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते, एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, बोथ कैन नॉट अक्कर एट द सेम टाइम। तो ये एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। अब आपने स्टेटमेंट आपने देखना है कि कौन सा और लगा हुआ है, क्योंकि जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसमें वर्ड और ही लगा होगा। इसके लिए भी और ही है, ठीक है, इसके लिए भी और ही है। ठीक है, ये भी वर्ड और ही है। अब आपने खुद अपने से सोचना है कि ये कौन सा और है, एक्सक्लूसिव वाला या इंक्लूसिव वाला। जैसे ये आप देखें फाइन और इम्प्रिजन, आप देखेंगे किसी भी एक शख्स को ये दोनों हो सकते हैं। आपको पता ही हो सकता है, इसका मतलब ये वाला और आ गया डिसजंक्शन वाला, ये वाला। ठीक है, अब दूसरे में आप देखें, गिल्टी है या इनोसेंट है, तो गिल्ट हो सकता है या इनोसेंट हो सकता है। क्या ये दोनों हो सकते हैं? इसका मतलब दोनों नहीं हो सकते, इसका मतलब ज्वाइंटली अकर नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला हो रहा है। ठीक है, और ये भी, और ये भी और ही है। ठीक है, ये भी यहाँ भी और ही लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि और जो है वो इंक्लूसिव वाला है या एक्सक्लूसिव वाला है। इसमें सिर्फ यही टेक्निकल पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब आप इसको बना लेंगे तो फिर आपने फौरन पे इसके ट्रूथ टेबल पे याद रखने का। अगर अगर डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल है तो वो किस केस में ट्रू होगा और किस में, उसने कहा एग्जैक्टली, सॉरी एट लीस्ट वन ट्रू होएगी। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एटलीस्ट वन का क्या है ना, दोनों भी हो सकती है। ठीक है, दो भी हो सकती है, यानी कि एग्जैक्टली वन एंड बोथ दोनों आ गए। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहां से आपको बताओगे, यहाँ पे एग्जैक्टली वन ट्रू है और यहाँ दोनों ट्रू हैं, तो एटलीस्ट वन ट्रू, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? एटलीस्ट वन ट्रू। तो दो फिर वो क्या होंगी? ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगी। तो एक ही केस है जिसमें ये फॉल्स होती है, वो क्या है, दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होंगी, अदरवाइज वो ट्रू है। ठीक है, ऐसे इसको याद रख लें जिस तरह से आपको आसानी रहती है याद करने की। तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप पेज 48 पे मेंशन किया हुआ है चैप्टर का, वो आपने कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखें, इसका ट्रू, अगर आपको पता चल गया कि ये कौन सा और है ना, ये पता चल गया कौन सा और है, एक्सक्लूसिव और है।
अब एक्सक्लूसिव और है, तो आपने वही देखिए, पी और क्यू वही स्टेटमेंट है, वही टेबल है, वही, ठीक है, दो ही, फोर पॉसिबिलिटी, फोर रोज के साथ। अब आपने इसका ये बनाना है ना, एक्सक्लूसिव और सर्कल प्लस। अब ये क्या कहता है, ये किस केस में जो है वो आपके पास जो है वो ट्रू होगी। ये कहता है एग्जैक्टली वन ट्रू होएगी तो वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। एग्जैक्टली वन ट्रू, ठीक है। ये क्या कहता है, व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक, एग्जैक्टली वन का मतलब है एक ही, ठीक है। दो इसमें शामिल नहीं है, दोनों ट्रू होंगी वो नहीं, एग्जैक्टली वन में नहीं आएगा वो। एग्जैक्टली वन का मतलब है दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू है। अब आप देखें, दोनों ट्रू हैं तो ये एग्जैक्टली वन में नहीं आया। उसने कहा एग्जैक्टली वन ट्रू होगी तो ट्रू है, तो वो ट्रू है तो फॉल्स होगी। ये ट्रू है, फॉल्स है। एग्जैक्टली वन ट्रू है तो ट्रू है, एग्जैक्टली वन ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। तो फॉल्स, फॉल्स होगी। तो ये वाला केस। तो अब इसका मतलब तीन केस हो गए ना। कंजंक्शन, जब दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। डिसजंक्शन, जब दोनों फॉल्स है उस केस में ही फॉल्स होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, ट्रू होगी। या एटलीस्ट वन पे वो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स। ठीक है, इस तरह से याद रखें। डिसजंक्शन एक्सक्लूसिव हो जो है ये कब होगी, एग्जैक्टली वन ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इस तरह से बेटा इसको आपने याद रखना है, फिर ये याद रहेंगे और आप इसके लॉजिकल ऑपरेटर ट्रुथ टेबल के जरिए अच्छे से निकाल के उसको चेक कर सकते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू। नेक्स्ट वन है बेटा कंडीशनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी, अब मैं इसको, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है कि हमने बाकी चीज़ें भी करनी है, बाइनोमियल नॉर्मल वगैरह पे भी आपको टाइम लगना है। तो अभी मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, जंप भी कर रहा हूँ। सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट, अब आपको ये पता चल गया कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको लिखे जाने का तरीका क्या है, ठीक है। और पहले हिस्से को क्या कहते हैं, दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। अब इफ पी देन क्यू इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कंडीशनल प्रेपोजिशन, इंप्लीकेशन की बात होगी, ठीक है। पहला हिस्सा क्या कराता है, हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट और प्रीमिसेस भी इसको बोला जाता है। और दूसरा क्या आपका आता है, कंक्लूजन है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने कहा ये वो कंक्लूजन होता है, वो उसका इफेक्ट होगा, पहला काज होगा, ठीक है, वही वाली बात। तो इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, फिर ये कंडीशनल है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कौन सी स्टेटमेंट है, इफ वाली है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव और है, कौन सा और है। फिर जाके ये कंडीशनल है, फिर जाके उसकी ट्रुथ वैल्यू पे आना है। पहले तो उसको आपने देखना है। अब आल्टरनेट फ्रेज भी इस्तेमाल होता है, इफ पी एंड देन क्यू ही इस्तेमाल नहीं होगा हमेशा। ये भी हो सकता है पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये अल्टरनेट फ्रेज इस्तेमाल होते हैं। पी विल, कुछ बुक्स ये इस्तेमाल कर रही होती हैं, कुछ बुक्स कर रही हैं इफ पी देन क्यू वाली सेंटेंस जो है, ठीक है। इफ आई पेयर्ड इन एग्जाम, आई देन आई विल गॉट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन। कुछ ये इस्तेमाल करती हैं, पी इज सुफिशिएंट फॉर क्यू। कुछ कहती हैं पी विल लीड टू क्यू, इस तरह से। क्यू इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, क्यू इफ पी, क्यू वन एवर पी, ठीक है। और फिर इस तरह से ये अल्टरनेट फ्रेज भी दिए जाते हैं डिफरेंट बुक्स में। तो ये ना हो कि एग्जाम में ये आए तो आप कहें ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, हमें तो इफ देन नहीं पढ़ाया गया। तो बेटा ये अल्टरनेट फ्रेज को भी देख लेना है, ठीक है। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे ए राइज इन पेट्रोल्स प्राइस विल शॉक दी कस्टमर्स। अब देखिए यहाँ पे उसने इफ देन नहीं लगाया, लेकिन ये है स्टेटमेंट प्रेपोजिशन कंडीशनल की। कैसे पता चलेगा, दो बातें हो रही हैं। पहली बात, राइज इन पेट्रोल प्राइसेस, ठीक है। पेट्रोल प्राइसेस अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है? तो ये इफेक्ट होगा, इसका मतलब ये काज है और ये उसका इफेक्ट है। दिस विल लीड टू दिस विल लीड टू दिस, तो ये वाला स्ट्रक्चर पी विल लीड टू क्यू। तो यहां से आपको आइडिया होगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट बन रही है। पहला पी क्या हो जाएगा, राइज इन पेट्रोल प्राइसेस, क्यू क्या हो जाएगा, कस्टमर विल शॉक, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस। लेकिन नेक्स्ट, रेड टैग ऑन एन आइटम, ठीक है, इज सफिशिएंट टू मीन इट इज ऑन सेल। अब यहाँ पे उसने कोई ये नहीं बताया इफ एंड देन वगैरह लगा के, लेकिन ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल प्रपोजिशन। जैसे उसने कहा जी ये वाली पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू वाली सिचुएशन, अगर रेड टैग लगा हुआ है आइटम पे तो व्हाट डज इट मीन, जाहिर है वो प्रोडक्ट क्या है, वो सेल पे है, ठीक है। इट्स सफिशिएंट टू मीन इट इज ऑन सेल, ठीक है, ये है।
ईटिंग वेजिटेबल इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब यहाँ भी आपको देखिए ईटिंग वेजिटेबल, ये उसकी काज है, और नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो ये उसका इफेक्ट है। तो क्यू इज नेसेसरी फॉर प्यू, दिस पार्ट इज नेसेसरी फॉर प्यू। ये अल्टरनेट फ्रेज के साथ भी इस तरह से दी जा सकती है। तो ये ऑल आर कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। एक तो आपको पता चल गया इफ देन, वो तो ठीक हो गया। अगर वही आ जाए तो वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई इनमें से आ जाए तो ये नहीं कह देना था ये तो सर ने कराया ही नहीं था, ये बाहर से आया कहीं से। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट को और किस तरह से, जैसे कंजंक्शन को हमने कहा कि एंड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसी तरह कंडीशनल को और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसका मतलब होगा कि ये कंडीशनल ही। तो यही वो पॉपुलर फ्रेजेस हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर इफ देन वाला ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इफ देन वाला ही आएगा, लेकिन ये भी, इससे भी आपने जो है वो इसको देख लेना है इस तरह से। सपोज पॉलिटिकल लीडर क्लेम, क्या क्लेम करता है, इफ आई एम इलेक्टेड देन मिनिमाइज वेजेस, ये हमने बड़ी क्लास में अच्छी तरह से की हुई है। तो ये इसका डायरेक्ट मैं आता हूँ इस पे ट्रुथ टेबल पे। आपको ये पता चल गया कि ये जो है उसने कहा जी इसकी आप क्या करेंगे, कंडीशनल अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। पहले तो आपने देखना है ये जो प्रपोजिशन है वो है क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है। कंपाउंड है तो कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, या कंडीशनल, या बाई कंडीशनल, ठीक है। तो आपने कहा इफ आई एम इलेक्टेड देन दी मीनिंग। अब आपको पता है ये इफ देन वाला लगा हुआ है, इफ देन इसका मतलब ये कंडीशनल है, ये वाला पी हो गया और ये वाला है ऐसा क्यू हो गया। दिस preposition हैज स्टैंडर्ड फॉर्म इफ पी एंड देन क्यू, सो आई एम इलेक्टेड, क्यू है, मिनिमम वेज विल इंक्रीज, ये होगा। ट्रुथ वैल्यू फॉर प्रपोजिशन क्या हो गई, ये आ गया। आपने वही टेबल, टू स्टेटमेंट वही टेबल बनाया, आगे कंडीशनल ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें एक ही केस है जिसमें ये आपको फॉल्स नजर आ रही है, वो क्या है कि पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। ये उसी केस में फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो जब भी आप कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करें और उसकी ट्रूथ वैल्यू को जानना चाहें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंडीशन में ट्रू होता है, किस कंडीशन में फॉल्स होता है। तो एक ही कंडीशन है जिसमें ये फॉल्स होता है, वो क्या हो, पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। ये हमने बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि ये ऐसा क्यों है। इफ आई एम इलेक्टेड देन मिनिमम वेज विल इंक्रीज, ठीक है। कोई पॉलिटिशियन है, वो क्लेम करता है जी कि मैं अगर सिलेक्ट हुआ तो ये काम करवा दूंगा। यहाँ सिलेक्ट हो गया, उसने काम ही करवा दिया, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट हुआ, उसने काम नहीं करवाया, तो उसका मतलब उसने प्रॉमिस अपना पूरा नहीं किया, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, काम वैसे भी हो गया, रोड वैसे ही बन गया, ठीक है। यहाँ होगा कि इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो काम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें वो इलेक्ट ही नहीं हुआ ना, तो वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो वट एवर द कंडीशन ऑफ क्यू, अगर ये फॉल्स है, याद रखते हैं कि अगर ये फॉल्स है, वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, वट एवर द कंडीशन ऑफ क्यू, ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ट्रू है। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो इन सिंपल, आपने जैसे फिंगर टिप्स पे ही आपने याद रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आप कहें कि किस केस में ये ट्रू होती है। अगर पी ट्रू हो, एफ क्यू, एफ जो है वो फॉल्स हो, एक ही केस है जिसमें ये फॉल्स होती है, अदरवाइज ये ट्रू होती है। और इसकी दूसरी एग्जांपल्स हैं, ये देख लीजिए, 2+2 देन 3+3 इज इक्वल 4। अब आप देखें 2+2 क्या होता है, 4 होता है, लेकिन ये 5 लिखा हुआ है, इसका तो पी क्या है, फॉल्स है। पी फॉल्स है, पी क्या है जी, फॉल्स है, ठीक है। वट एवर द वैल्यू ऑफ ट्रू, मैं इसको देखना ही चाहता आगे क्या है, आगे क्या है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ठीक है, ये फॉल्स होगी, ओ सॉरी ट्रू होगी ना। ये आपके पास देखें ये फॉल्स है, और वट एवर द वैल्यू ऑफ क्यू, मुझे ये पता ही नहीं करना कि अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, ये वाली। अब P2+2 देन 3+3 इज 4, ठीक है। अब इफ बटरफ्लाई कैन फ्लाई देन बटरफ्लाई आर बर्ड्स, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट थी। तो इफ देन पी वाला स्ट्रक्चर बन गया, आपको पता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। पहले तो आपने इसको सिंबलाइज करना है, स्टेटमेंट को सिंबलाइज करने के बाद आपको पता है ये पता लगेगा पी फॉल्स है, तो इसका मतलब रूल और लॉजिक के मुताबिक ये क्या होगी, ट्रू होगी। पी इज फॉल्स है विदाउट नोइंग अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रू होगी। बटरफ्लाई कैन फ्लाई, ये ट्रू है जी, पी क्या है जी, ट्रू है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन आ गई। और पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, सो पी इज क्यू इज फॉल्स होगी ना। बटरफ्लाई आर बर्ड्स, तो ये फॉल्स होगी ना, बटरफ्लाई बर्ड्स नहीं होती है,
सिंस पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। एक ही सिचुएशन है जिसमें ये, और बटरफ्लाई, ये पी ट्रू होगी और क्यू फॉल्स होगी। पी ट्रू है, ठीक है, और क्यू फॉल्स होगी, तो उसी केस में ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ये ट्रू है। यही वो कंडीशन है बेटा। आगे कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है, इसको मैं जरा जंप करने जा रहा हूँ। ओके, ठीक, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव बेटा देख लें ये क्या है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। कंडीशनल, आप देखेंगे ये है क्या है, कंडीशनल जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है ना कंडीशनल फॉर्म में, उसी की आगे टाइप्स हैं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। Order of the proposition does not matter in the conjunction or disjunction. P and Q has something as Q and P और P सेम है, ठीक है, ये ऑर्डर हमें पता है कि मैटर नहीं करता। अब P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू निकाल लें, या Q एंड P, यानी कि इसको सिर्फ रिवर्स किया मैंने ना, रिवर्स किया। तो रिवर्स, इनवर्स, ये जरा अपने इसको देख लेना कि ये क्या होते हैं उसमें, ठीक है। रिवर्स, जब आप क्या करेंगे, व्हेन वी स्विच द ऑर्डर ऑफ द कंडीशन प्रपोजिशन, वी क्रिएट ए डिफरेंट प्रपोजिशन कार्ड इन कन्वर्स। आप उसकी क्या करेंगे जी, पोजीशन को छेड़ेंगे है ना, उसकी स्विच करेंगे, ऑर्डर ऑफ द कंडीशनल प्रपोजिशन, वी क्रिएट डिफरेंट प्रपोजिशन। इफ वी टेक द नेगेशन ऑफ द कंडीशनल प्रपोजिशन इट बिकम इनवर्स। इफ यू अप्लाई बोथ स्विच एंड नेगेशन, ठीक है। अब स्विच का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी पोजीशन को आपने रिवर्स कर दिया भाई, ठीक है। पी एंड क्यू था, आपने क्यू एंड पी बना दिया, ठीक है। पी और क्यू आपने क्यू और पी बना दिया, तो ये आपने उसकी स्विचिंग की है ना उसकी। तो दो काम किया, अगर आप स्विच कर रहे हैं इसका मतलब आप कन्वर्स स्टेटमेंट बन गई, यानी कि इस ऑपरेटर को मैंने कहा इसका कन्वर्स बनाओ, वो क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, क्यू एंड पी कर दो। देखो इसका कन्वर्स बनाओ, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस, कन्वर्स ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। इनवर्स क्या है, इनवर्स में नेगेशन ऑपरेटर आ जाता है, नेगेशन, नेगेशन ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा जी, अगर ये पी है तो पी नॉट, इसका मैं नेगेशन लगाऊं तो ये नेगेशन क्या हो जाएगा जी, नॉट पी एंड क्यू आ जाएगा ना, नॉट पी एंड क्यू आ जाएगा। इसका नेगेशन नॉट, ये ब्रैकेट लगा के पी और क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये उसका इनवर्स कहलाएगा, ये उसका इनवर्स कहलाएगा। अगर कन्वर्स और इनवर्स दोनों इकट्ठे अप्लाई कर दे जाए, तो वो जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट बनेगी वो कंट्रा पॉजिटिव है। इसमें क्या है, पोजीशन स्विच हो रही है, इसमें क्या है, इनवर्स लिया जा रहा है, ठीक है, नेगेशन लिया जा रहा है। इसमें क्या है, पोजीशन भी फिर चेंज हो रही है और इनवर्स भी लिया जा रहा है। तो ये दोनों कंट्रा, ये फिर कंट्रा पॉजिटिव आएगा। अब आपने क्या करना है जी, उसी में आपको एक स्टेटमेंट दी जा रही है, आपने उसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव बताना है क्या होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट है इफ यू आर स्लीपिंग देन यू आर ब्रीथिंग, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर ये पहले तो आप देखें ना, इसको लिखें, लिखेंगे सिंबॉलिकली, ये ऐसा लिखा जाएगा, पी देन क्यू, है ना। कंडीशनल, आपको पता चला कि ये कौन सा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। पी, इफ पी देन क्यू वाली सिंबॉलिकली आपने इसको ऐसा लिखा, इफ यू आर स्लीपिंग देन यू आर ब्रीथिंग। कन्वर्स क्या होगा, इसकी पोजीशन उल्टा दें, क्यू, पी क्यू बन जाएगा, पी क्यू पी बन गया, दिस वन। अब कन्वर्स को रीड करें क्या बनेगा, यानी कि ये जो वाला पार्ट जो पी था वो एंड पे चला गया और एंड वाला पार्ट शुरू में आ गया। इफ यू आर ब्रीथिंग देन यू आर स्लीपिंग, ठीक है, ये रिवर्स हो गया, तो आपने इसको ऐसे लिखा। इनवर्स क्या है, तो ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना, इसी के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट का नेगेशन ले लें, नॉट पी implies that नॉट क्यू। तो अब ओरिजिनल इफ यू आर स्लीपिंग, तो नॉट पी क्या होगा, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग। देन ये स्टेटमेंट क्या कहेगा, देन यू आर ब्रीथिंग, तो ये नॉट लग गया, तो देन यू आर नॉट ब्रीथिंग, ठीक है। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग देन यू आर नॉट ब्रीथिंग। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या है, इसका इसी इसी का रिवर्स ले लें, इनवर्स ले लें, यानी कि वो क्या किया, पहले आपने पोजीशन चेंज की, बाद में उसका नेगेशन ले लिया, दो ऑपरेटर इस्तेमाल हो गए ना एक्चुअली। तो ये आपके पास आ गया, इफ यू आर नॉट ब्रीथिंग देन यू आर नॉट स्लीपिंग, तो ये उसका आपके पास कंट्रा पॉजिटिव वाली सिचुएशन बन गई। तो बेटा ये था कंट्रा पॉजिटिव। अब इनकी ट्रुथ वैल्यू भी पता चली, अगर इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई है क्या है, इसकी ट्रुथ वैल्यू वो ज़ाहिर है सेम होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, आगे इनकी ट्रुथ वैल्यू
को चेक करना है हमने, क्या क्या होंगी। वो यही है, आपको देखिए, राइट कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द कंट्रापोजिटिव, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच, आइडेंटिफाई विच आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है। अब वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी है, होम टीम विंस दी वन एवर इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस। ठीक है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी, जिसको आपने स्ट्रक्चरली ये ऐसा लिख लिया, यानी वन एवर का वो कीवर्ड आया, दी होम टीम विंस वन एवर इट इज रेनिंग। मतलब क्या है कि इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस। ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट है, ये दी जा सकती है, ये दी जा सकती है, इसका मीनिंग यही है। आपने इसको रीफ्रेज कर लिया, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो पी है, इट इज रेनिंग, देन के बाद जो है वो क्यू स्टेटमेंट आ गई, होम टीम विंस, होम टीम विंस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। अब इसमें आपने वही दो स्टेटमेंट है, तो आपके पास ट्रूथ टेबल ये बन गया, दो स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल ये बन गया। अब आपको क्या चाहिए, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव। आपको पता है ये कन्वर्स होता है, ये इनवर्स होता है, ये कंट्रा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहले आपने ये वाली ट्रुथ वैल्यू इनकी निकाल लेनी है, ये लॉजिकल ऑपरेटर बनाने हैं पहले। तो उसके लिए आपको नॉट पी चाहिए, तो पी है आपके पास, पी का उलट पी नॉट हो जाएगा। इनके ये ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ये पी नॉट बन गया। इस तरह क्यू नॉट बना लिया। ठीक है। इफ देन क्यू पे आपको पता है कि ये हमने सीखा हुआ है कि क्या होगा, कि पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, उसी केस में ये फॉल्स होती है, बाकी रेस्ट में ट्रू होती है। तो ये हमने पी क्यू इम्प्लाइज दिस का लिया। ठीक है, ये आपके पास सिंपल स्टेटमेंट है। अब कन्वर्स में क्या होगा, क्यू उधर चला जाएगा, पी इधर आ जाएगा। अब दिस वन, अब ये देखें, ये ट्रू कब होगी, इसका मतलब है कि क्यू क्यू में देखें, क्यू ट्रू हो और पी फॉल्स हो, है ना, ये उसी केस में फॉल्स होगी, अदरवाइज क्या होगी, वो ट्रू होगी। सॉरी, ये वाला जो पी, ये देखिए बेटा, पी ट्रू हो और क्यू ट्रू हो और पी फॉल्स हो, ये उसी केस में क्या होगी, फॉल्स होगी, अदरवाइज क्या होगी, वो ट्रू होगी। ठीक है, ये आपने उसको तो ये आपके पास देखें, अदरवाइज क्या होगी, वो टी टी एफ पी। ठीक है, दो ही। ये दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स कंडीशनल में, तो देन ही वो फॉल्स होगी, अदरवाइज वो ट्रू होएगी। ठीक है, पहला पार्ट उसका। तो अब जो जो भी है वो क्यू है, पी है या पी क्यू है, तो उसको उस हिसाब से चेक करना है आप। इनवर्स क्या होगा जी, पी का इनवर्स ले लिया और इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स ले लिया, देखिए दोनों आपके पास है। अब दिस पार्ट जो भी है, दिस पार्ट आपके पास अवेलेबल है, ये फॉल्स कब होगा, ये वाला कंडीशन अप्लाई ऑपरेटर आ गया ना आपके पास। तो ये देखें, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसकी कंडीशन ऑपरेटर के साथ, इसका मतलब ये अगर ट्रू है और ये फॉल्स है, इसी केस में ये फॉल्स है, बाकी केस में ट्रू है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये पी जो है वो ट्रू यहाँ पे, और क्यू नॉट जो है वो फॉल्स है यहाँ पे, तो ये इसी केस में फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू हो जाएगा। यही काम किया हुआ। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या किया, उसका रिवर्स ले लिया। ठीक है, रिवर्स लेने के बाद आपने उसी हिसाब से देखना है, अगर ये वाला कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन ट्रू होएगी और ये फॉल्स होएगी, उसी केस में ये फॉल्स होएगा, बाकी केसेस में ये ट्रू होएगा। अब देखिए, क्यू नॉट जो है ये ट्रू है और पी नॉट ये फॉल्स है, ये इसी केस में फॉल्स होएगा, बाकी केसेस में वो ट्रू होएगा, वो ट्रू बन गया। तो दिस इज योर। अब आपने देखा बेटा, इसको दोबारा से आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, लेस देन वन वन मिनट रह गए। अब आपने देखा कि बहुत सारे ट्रूथ टेबल जो है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें इसके, जैसे कि ये टेबल, इसकी इसकी ट्रूथ वैल्यू और इसकी ट्रूथ वैल्यू ये सेम है। ठीक है, ये सेम है, इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसको कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस आपने पढ़ी हुई है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपने देखना है कि इसमें से कौन से जो है वो सेम टेबल है और कौन से जो है आपके पास डिफरेंट है। तो ये लॉजिकली कौन कौन से इंग्रेडिएंट, तो ये लिखा हुआ है, ओरिजिनल प्रपोजिशन कंट्रापोजिटिव हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू एंड आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये कंट्रापोजिटिव और ओरिजिनल ये वाली, और सिमिलरली कन्वर्स और इनवर्स ये दोनों जो है